हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम एनसीईआरटी 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो हम जो है ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार हमारे देश का विभाजन हुआ है ना, क्या क्या चुनौतियाँ आई, ठीक है, विभाजन करते समय। इसके बारे में हम जो है डिटेल वे में स्टडी किए थे, कई लोगों के जो है कविताएं भी देखी थी। और आज हम बात करेंगे विभाजन यानी कि विस्थापन और पुनर्वास। आप ये देखेंगे इस टॉपिक में कि किस प्रकार विभाजन हुआ, क्या क्या झेलना पड़ा, कई लोग जो है मारे गए ज़्यादातर संख्या में, ठीक है, और किस प्रकार जो है क्या बेस रख के विभाजन हुआ, ठीक है, और किस प्रकार विस्थापन हुआ और पुनर्वास हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में। देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो भारत का विभाजन हुआ है ना, इस ढांचे को मैं बताऊं जून प्लान यानी कि 3 जून प्लान या फिर इसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान, इसके बीच की जो सीमा रेखा थी ना, इसको जो है लंदन के वकील, ध्यान रखेंगे इनका नाम भी, लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, रेडक्लिफ ने तय किया। इसलिए जो है इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करने वाली जो रेखा है वो है रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। हिंदू बहुमत वाले इलाके जो थे वो भारत में और मुस्लिम बहुमत इलाके जो है वो पाकिस्तान में शामिल किए गए। ध्यान रखेंगे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें जो है विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। और इस टॉपिक में हम जो है यही चीज़ देखेंगे। आइए, 14-15 अगस्त 1947 को एक ही नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए और ऐसा विभाजन के कारण हुआ, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप सुनेंगे ना तभी आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अपने भारत की बात है, जिस भारत में 200 वर्षों से भी अधिक अंग्रेज़ों ने शासन किया था, उससे हमें आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी के बाद हमारे देश का भी विभाजन हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को हम ब्रिटिश इंडिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे भारत में, इसलिए जो है हम ब्रिटिश इंडिया कह रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, ठीक है। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मेरी वीडियोस देख लीजिए, मैं पढ़ा के रखी हूँ, ठीक है। जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी और ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार भारत जो है किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की, ठीक है। कांग्रेस में जो है राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जो है ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पाकिस्तान की मांग जो है वो मान ली गई। अच्छा, प्रोसेस की बात करते हैं कि विभाजन का प्रोसेस कैसे हुआ। जितना ये सुनने में आसान लग रहा है आपको, ये इतना आसान है नहीं। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। और ये जो विभाजन था ना, इतना दर्दनाक था। आप गदर मूवी देखो, उसमें साफ साफ झलकियां हैं। मैं जब ये पढ़ा रही हूँ ना तो मुझे गदर मूवी मेरे दिमाग में पूरा घूम रहा है। इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय ये किया गया कि जो धार्मिक बहुसंख्यक को जो है विभाजन का आधार बनाया जाएगा, यानी कि जो धर्म जिस पोर्शन में ज़्यादा रहेंगे वो से जो है बंटवारा हो जाएगा। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से जो है वो क्या कहलाएंगे? भारत कहलाएंगे। अच्छा, ज़रा रुकिए, थोड़ी और चीज़ें। ये बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में आप देखिए तो इसमें जो है कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्य हों, ठीक है। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका जो था वो पश्चिम में था, दूसरा इलाका पूर्व में था। अभी मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगी। अब ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, ठीक है। और इसे देखते हुए ना फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और जो है इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा।
दूसरी बात ये कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ठीक है, उनका अपना जो है परमिशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खां पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि जो है सीमांत गांधी के रूप में थी, इसलिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, ठीक है। और वे जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम बिल्कुल खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तीसरी समस्या आप जानिए। तीसरी समस्या और भी ज़्यादा विकराल थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत जो थे वो पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से में बहुसंख्य जो है गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। अब ऐसे में फैसला हुआ इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा जो है धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जो है जिले और उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं या फिर पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा ना विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। अब देखिए, इसी समस्या से जुड़ी हुई एक और चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ जो आज तक नहीं बूझी गई कठिनाई थी अल्पसंख्यकों की, ठीक है। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, ठीक है। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी जो है लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसद में थे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। इन लोगों ने ये पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, ठीक है, उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए। जैसे ही ये बात साफ हुई ना कि देश का बंटवारा होने वाला है, ऐसी भगदड़ मची कि क्या करे क्या ना करे, हर इंसान के अंदर जो है सशक्त था, ठीक है। वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था ना कि ये समस्या इतना विकराल रूप, इतना विकट रूप लेने जा रही है। और इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत रैंडमली हुआ ना, टाइम तो बिल्कुल था ही नहीं। आप ये देखो कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली उस दिन तक कस्बे थे लोग। शुरू में लोग बाग जो है और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है और जल्दी ही इन पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा जो है नियंत्रण से बाहर हो गई, आपे से बाहर हो गई। दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे ना, इनके पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर भी करना पड़ा था। विभाजन के परिणाम क्या हुए? मुझे पढ़ाते हुए ही इतना दुख हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। विभाजन के परिणाम अगर आप जान लोगे ना तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। लोग अपने घर छोड़ने को, आप ये सोचो कि जिसमें आपके दादा परदादा जो है रहे हों, आप वहाँ पे जन्म लिए हों और आपको वो घर छोड़ना पड़े मात्र ये कि हमारे देश का बंटवारा हो गया इस बिहार पे, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के ही रूह कांप उठती है। तो आबादी का ये स्थानांतरण ना आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था, यानी कि अचानक, बिना योजना के, और त्रासदी थी इसमें। मानव इतिहास के अब तक से के ज्ञात के स्थानांतरणों में से ना ये एक था। और धर्म के नाम पर जो है एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बहुत बेरहमी से मारा। अब आप ये देखिए, आप ये पढ़ोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दंगाइयों ने क्या किया कि चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच के निकाल के मारा, तलवार और गोली से मौत के घाट उतार दिए। बाकी यात्री जो उनके अपने कास्ट के थे तो उन्हें हलवा, फल, दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप चाहते थे। तो आप ये देखिए, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। सांप्रदायिकता की आग इतनी तेज उबल रही थी ना, हिंदू मुस्लिम। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी ना, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। और ठीक इसी प्रकार मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे।
लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए ना मजबूर हुए, वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए, ठीक है। और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। आप पिक्चर देखो, आपको समझ में आएगा कि लोगों ने कैसे कैसे पलायन किया, कितना पैदल चले हुए, ठीक है। कई लोगों ने अपनी माताएं बहनें खोई, कई रेप हुए, मैं आपका क्या बताऊं कि क्या क्या हुआ, है ना। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, आज वही दुश्मन एक दूसरे के बन पड़े। जो एक वतन के लोग थे वो अलग अलग वतन होने पे वही एक दूसरे की मार काट करने लगे। ये कहाँ का नियम है भाई। वहीं की पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को जो है सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय की, ठीक है। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी। अगवा करने वाले जो है उनका धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में तो ये भी हुआ ना कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला कि उनकी इज्जत न लूटे, ठीक है। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे ना, उन्होंने ये पाया कि अब वे बेठिकाना, भाई सीमा तो पार करके वो अपना घर छोड़ के चले गए, लेकिन अब वे रहे कहाँ, उनकी आजीविका कैसे चले, ये चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा था। और इन लाखों शरणार्थियों के लिए ना देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। देखिए, एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ठीक है पाकिस्तान की मांग रखी, ठीक है, लेकिन उन्हें जो है इसका अंदाज़ा भी रहना चाहिए था। इस सारी चीज़ें रणनीति के तहत यानी कि योजना के तहत करनी चाहिए थी। अगर आप मुस्लिम बहुल राष्ट्र चाहते हो, ठीक है, नो डाउट, आप ठीक है, लेकिन उसके लिए आप जो है पहले वहाँ पे रोज़गार, लोगों के रहने के लिए स्थान, ये भी चीज़ें तो प्रोवाइड कराते ना। इतनी जल्दी तो होनी नहीं चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघुकथा, कविता, फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से ना पैदा हुए दुख को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया था जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। और इन सब के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। ये जो है विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। और आज भी देखिए आप, हिंदू मुस्लिम कई सांप्रदायिक दंगे, कहीं मतलब ये आज तक जो है इसकी आग अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते ही होंगे। वित्तीय संपदा के साथ साथ ना टेबल, कुर्सी, मैं क्या क्या बताऊं किस किस चीज़ का बंटवारा हुआ। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, इन सब का भी बंटवारा हुआ। सर जैसे एक खानदान में नहीं लोग बंटवारा करते हैं कि मतलब बर्तन से लेके सब चीज़ का बंटवारा होता है, वैसे ही पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारा हुआ, ठीक है। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह हिंसक और भयावह विभाजन था। मतलब ये अनुमान ही नहीं था। अनुमान किया जाता ये है कि विभाजन के कारण ना 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। वो ये सोचते थे कि हम जो है मुस्लिम सोचते थे कि हम मुस्लिम देश में चले जाएं, नहीं तो हिंदू हमें मार डालेंगे। हिंदू ये सोचते थे कि हम अपने हिंदू देश चले जाएं, नहीं हमें मुस्लिम मार डालेंगे। ये चीज़ सोचते थे। और कई लोगों ने जो है 10 लाख लोगों ने लगभग जो है अपनी जान गंवाई। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता जो थे वे द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या ये जो है इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? मुझे तो नहीं लगता। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद आप देखो 1951 के वक्त ना भारत की कुल आबादी में 12% मुस्लिम थे, ठीक है। ऐसे में सवाल ये था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इनके साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पहले से ही कायम थे।
देखिए, इन संघर्षों के साथ ना प्रतिस्पर्धी राजनीति जो है हित जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने का एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ ही संगठन थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के जो अधिकतर नेता सभी नागरिकों के समान दर्जा देने में हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जो किसी एक धर्म का जो है अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबी है उनकी निंदा करे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसके ऊपर वरीयता दी जाए और किसी एक धर्म के जो विश्वासी थे इनके मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाए। इसीलिए हमारा भारत जो है वो अनेकता में एक है। ठीक है, गाना भी सुने होंगे, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। आप देखो, इसी प्रकार जैसे कि उत्तरी राज्य में हिंदू अधिक हैं, ठीक है, साउथ में चले जाओ तो ईसाई अधिक हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हर जगह, इधर पंजाब चले जाइए तो सिख ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें हैं, सिख जाट ये सब। तो वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस भी धर्म का हो उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए, और इसीलिए हमारे मूल अधिकार में भी है समानता का अधिकार। किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में भी है, मौलिक अधिकार में। ठीक है, नागरिकता की कसौटी जो है धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण जो थे वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श हिमायती थे और उसके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के शहादत के बारे में। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा का मतलब समझ रहे हैं कि जो है संप्रदाय यानी कि एक कास्ट के बिहार पे हिस्सा। ठीक है, तो सांप्रदायिक हिंसा के जिससे जो है उनके मन में गहरी चोट लगी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो है ये संप्रदाय यानी कि कास्ट के बेस पे जो है बंटवारा हो। ये देखकर उनका दिल टूट चुका था। अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चलने वाले जो सिद्धांत वो फॉलो करते थे उन्होंने आजीवन उसको फॉलो किया, समर्पित भाव से काम करते रहे। वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब रहा। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर कर चले। ठीक है, आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास से नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे जो है एक बार फिर से भड़क उठे। गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें जो है बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी वे उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें ये लग रहा था कि भारत की सरकार जो है पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे और इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू कर दिया और यह उनका शायद अंतिम उपवास था। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उनके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने में राजी हो गई। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी कोई बात ही नहीं। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी को दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला ले अथवा या फिर जो है भारत भी उसी तरफ सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बना रहे, पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खास तौर पर नापसंद करते थे। और इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं।
गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हैं। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई ना तो भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज़ थे, जो कट्टर हिंदू थे इतने नाराज़ थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और जो है प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार उनकी जो है आखिरी घड़ी आ गई। 30 जनवरी 1948 के दिन एक ऐसा ही हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई, गांधी जी को तत्क्षण मार दिया और इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हो गया। ठीक है। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर पड़ा। विभाजन से जुड़ा जो क्रोध और हिंसा था अचानक मंद पड़ गया, जैसे ठहर ही गया रहा हो। ठीक है। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुश्कें कस दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर जो है लोगों में घटने लगा। तो ये तो थी भाई विभाजन और पुनर्वास की स्थिति। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रजवाड़ों का विलय, किस प्रकार रजवाड़ों का विलय हुआ। ठीक है। डिटेल वे में स्टडी करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार जो है ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया। ठीक है। हमने सारी चीज़ें देख ली कि किस प्रकार बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को धन जो है जल्दी मतलब भेजा जाए, इस पर भी दबाव बढ़ा था। दबाव बढ़ने से जो है गांधी जी ने अनशन भी शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख लें और किस माउंटबेटन योजना के तहत जो है वो बंटवारा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें जो है हम देख लिए। अगले पार्ट में हम देखेंगे रजवाड़ों का विलय, यानी कि समस्या क्या थी रजवाड़ों को विलय करने में, है ना। मणिपुर, ये देखिए हैदराबाद, मणिपुर, इन सब जो है रजवाड़ों का कैसा क्या गठन हुआ, तो इन सब के बारे में हम जो है अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।